हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग कोशिका के छोटे छोटे कोशिकांगों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने कई कोशिकांगों के विषय में अध्ययन कर लिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय। इसी कड़ी में आज हम लोग राइबोसोम अथवा माइक्रोसोम अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। जैसा कि राइबोसोम, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि कुछ कोशिकांग हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, कुछ कोशिकांग हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। परंतु कई ऐसे कोशिकांग जिनमें से राइबोसोम कॉमन है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। हाँ, इसके प्रकार अलग अलग हो सकते, जिसके विषय में भी हम बात कर लेंगे। तो आइए हम राइबोसोम के विषय में जानते हैं। राइबोसोम की खोज के विषय में कई सारे मत हैं। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। आइए सभी का रेफरेंस दे देते हैं। कुछ बुक्स में लिखा है राइबोसोम को सर्वप्रथम क्लाडे ने देखा 1941 में, और इन्होंने इसको माइक्रोसोम नाम दिया। किसी बुक में लिखा है कि नहीं, क्लाउडे ने ही देखा और इसे 1943 में और माइक्रोसोम नाम दिया। किसी एक बुक में लिखा है इसको सर्वप्रथम सेम की जड़ में 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा, लेकिन सभी बुक्स में दिया है कि पैलाडे ने 1955 में इसको जंतु कोशिका में देखा और इसको राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम नाम दिया, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो इस क्षेत्र में, यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखने के लिए राइबोसोम नाम देने के कारण इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। राइबोसोम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 70S राइबोसोम, नंबर 2 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और पिछले वीडियो में भी हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग के विषय में हमने और बताया था। क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में भी ये 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया की कोशिकाएं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाएं, ब्लू ग्रीन एल्गल सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गल सेल्स जो है वो कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के विषय में भी हमने बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70S प्रकार के, और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दो 80S राइबोसोम,
80S राइबोसोम इनके अतिरिक्त सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स में, चाहे वो पौधे की सेल्स हो और चाहे यूकैरियोटिक सेल्स में चाहे पौधे की हो अथवा जंतु की, पौधे एवं जंतु दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स में ये उपस्थित होते हैं 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम की संरचना के विषय में देख लेते हैं। 70S राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। 70S राइबोसोम 2 यूनिट का मिलकर के बना होता है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर के थ्रू इसको हम जान लेते हैं। इस तरह से एक साधारण सी संरचना है। ये स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट, और ये लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ये है स्मॉल सब यूनिट और ये है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट 30S की बनी होती है और ये 50S की बनी होती है। अब एक बात दिमाग में और कौंध रही होगी कि 30 और 50 तो मिल करके 80 होता है, तो ये 70S क्यों कहलाते हैं? यहाँ मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं है, इसको मैथमेटिक्स द्वारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको S में क्यों मापते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के द्वारा, अथवा इसको श्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है, श्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है S को। अभी हम जान लेते हैं, इसकी संरचना पढ़ लें तो हम श्वेडबर्ग यूनिट क्या है और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है इसके विषय में भी जान लेंगे। दूसरा, यदि हम 80S के विषय में बात करें, 80S राइबोसोम जो है वो भी 2 सब यूनिट का मिलकर के बना है। ये है 40S और ये है 60S। अब ये भी 40 + 60 = 100 होता है, लेकिन इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में नहीं जानेंगे। हम इतना जानेंगे कि जो 40S सब यूनिट है और 60S सब यूनिट, ये दोनों सब यूनिट मिला करके 80S प्रकार का राइबोसोम बनाते। दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन द्वारा आपस में जुड़ी होती। कौन कौन सी सब यूनिट? 40S या 70S राइबोसोम की, 30S और 50S। दोनों ही सब यूनिटें क्या है? मैग्नीशियम आयन के द्वारा आपस में जुड़ी होती। मैग्नीशियम आयन के द्वारा दोनों ही सब यूनिट आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम कर दी जाए तो क्या होगा? दोनों सब यूनिटें जो है वो कैसी हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। दोनों सब यूनिट क्या होंगी? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। 50S अलग हो जाएगी, 30S अलग हो जाएगी, और इसमें 80S राइबोसोम में 40S अलग हो जाएगी और 60S अलग हो जाएगी। इस तरह से इन दोनों को बांधने का कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन करता है। किसको बांधने का कार्य? इन राइबोसोम्स को बांधने का कार्य, इनको पृथक करने का कार्य, इनको पृथक करने का कार्य टिशियर्स और वाटसन, एक वैज्ञानिक हुए 2, टिशियर्स और वाटसन, उन्होंने इश्चेरिकिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में इन दोनों सब यूनिट को पृथक करने का कार्य किया। क्या नाम था उनका? टिशियर्स और वाटसन ने।
तो ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को कम कर देने के पश्चात ये दोनों सब यूनिट जो है वो क्या होती हैं, दोनों सब यूनिट अलग हो जाती हैं, दोनों सब यूनिट अलग हो जाती हैं। लेकिन यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ाने पर दोनों सब यूनिट क्या होंगी, दोनों सब यूनिट फिर से जुड़ जाएंगी। और यदि और ज़्यादा कर दी जाए तो कई राइबोसोम, इस तरह से दिखा देते हैं आपको, कई राइबोसोम आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ करके पॉलीराइबोसोम क्या बनाएंगे, पॉली राइबोसोम का निर्माण करेंगे। दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ करके पॉलीराइबोसोम का निर्माण करेंगी। तो इस तरह से, अच्छा ये अब आ जाते हैं अपने श्वेडबर्ग यूनिट पर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि श्वेडबर्ग यूनिट क्या है और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है। देखिए, राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजी। इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में नलिकाएं लगी होती हैं, कुछ इस तरह से उपकरण होता है। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ से शाफ्ट लगा होता है, इसी पर परख नलियों को लटकाने के लिए स्टैंड खांचा बना होता है जिनसे परख नलियाँ लटकती हैं और ये पूरा उपकरण बंद होता है। यहीं पर मोटर लगी होती है और एक कंट्रोल्ड स्पीड में इसको हम घुमा सकते हैं। इसको, इस उपकरण को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजी को, इस यंत्र को विद्युत द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के घोल में लेकर के हम राइबोसोम को इसमें परख नलियों में रखते हैं और एक विशिष्ट स्पीड पर घुमाते हैं, एक फिक्स स्पीड पर घुमाते हैं। जो राइबोसोम 70S पर बैठ जाते हैं, नलिका में घूमने के बाद 70S पर बैठ जाते हैं, उनको 70S राइबोसोम कहा जाता है। 70S राइबोसोम। जो 80 पर बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है, 80S राइबोसोम कहा जाता है। यानी दोनों अलग अलग स्पीडों पर नीचे बैठते हैं, इसलिए उनको 70S और 80S राइबोसोम कहा जाता है। यदि दोनों में, हमने अभी क्या बताया, मैग्नीशियम आयन द्वारा, दोनों सब यूनिट किसके द्वारा जुड़ी होती है, मैग्नीशियम आयन द्वारा। यदि Mg आयन को रिमूव कर लिया जाए, इसकी सांद्रता कम कर दी जाए, तो दोनों यूनिट क्या होंगी, अलग अलग हो जाएगी। और फिर से इनको घुमाया जाए तो जो 70S राइबोसोम है उसकी एक यूनिट 30S पर बैठती है और दूसरी यूनिट किस पर बैठती है, 50S पर। अतः ये माना गया कि जो छोटी सब यूनिट है 30S की है और जो बड़ी सब यूनिट है वो 50S की है। इसी तरह से 80S राइबोसोम में मैग्नीशियम की सांद्रता को घटाया गया तो क्या पाया गया कि कुछ भाग 40S की स्पीड पर बैठता है और कुछ भाग बैठता है 60S की स्पीड पर। तो यह माना गया कि इसकी छोटी सब यूनिट 40S की है और इसकी छोटी सब यूनिट 60S की है। और वहीं से एक क्या कहते हैं उसको, एक यूनिट दी गई जिसको हम S में नापते हैं। S का मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट।
या हम कभी कभी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कह देते हैं इसको, और सही मायने में क्या है, श्वेडबर्ग यूनिट कहा गया है इसको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम के कार्य, इसके विषय में देखिए, राइबोसोम का निर्माण जो है, आधुनिक धारणा के अनुसार राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। हम लोग न्यूक्लियस का चित्र बनाए थे, उसमें क्या बनाए थे, ये एक घना सा पार्ट बनाए थे, ठीक है, एक घना सा पार्ट बनाए थे जिसको क्या कहा जाता था, न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता था, न्यूक्लियोलस नाम दिया गया इसका। इस न्यूक्लियोलस के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है, और ये यहाँ से न्यूक्लियर पोर से निकल करके, राइबोसोम जो है वो कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए के साथ जुड़ करके प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। हमने आपको बताया ही, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, पहले ही बताए हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए की जिस प्रोटीन की जरूरत होती है, उस प्रोटीन से संबंधित मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है। ऐसी मैसेंजर आरएनए की श्रृंखला पर राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं, और ट्रांसफर आरएनए एक विशिष्ट प्रकार के कोडान को, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना है। किसके साथ जुड़ करके, आरएनए के साथ जुड़ करके, आरएनए के साथ जुड़ करके इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेना। हम जानते हैं कि जितने भी, हमको ये मालूम है कि जितने भी एंजाइम बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, किससे बनते हैं, प्रोटीन के द्वारा ही एंजाइम्स का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस आरएनए के द्वारा होती है, किसकी सहायता से, राइबोसोम की सहायता से। तो ये राइबोसोम का मुख्य कार्य है। आज हमने इसके विषय में जाना, इसके विषय में पढ़ा, राइबोसोम की संरचना के विषय में, राइबोसोम के कार्य के विषय में। यह कोशिका का अति महत्वपूर्ण अंग है, हम फिर आपको बता दें। और इसी तरह से हम एक एक छोटे छोटे कोशिकांग के विषय में, कुछ कोशिकांग और बचे हैं, जैसे लाइसोसोम है, माइक्रोसोम है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कोशिकांग बचा हुआ है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अध्ययन भी हम इसी तरह से एक एक सीरीज में एक एक दिन करेंगे। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने देखा होगा। यदि कहीं कुछ ना समझ में आया हो, कहीं कुछ समस्या हो, कहीं कुछ गड़बड़ी हो, तो हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, जिससे आने वाली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके, उसको आने वाली वीडियो में पिछला रेफरेंस दे करके आपको समझाया जा सके। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सीरीज जो पिछले वीडियो हैं उनको भी आप देखिए।